नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पनामा पेपर्स लीक ने दुनिया भर में हंगामा खड़ा कर दिया है। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों, फिल्मी हस्तियों और खिलाड़ियों के वित्तीय लेन देन की कलई खुल गई है। इनमें भारत से भी 500 से ज्यादा लोग शामिल हैं। ये सूचनाएं खोजी पत्रकारों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह के जरिए उजागर की गई हैं। इस मामले पर मोदी सरकार ने टैक्स और विदेशी मुद्रा लेन देन के मामले के विशेषज्ञों की एक टीम गठित की है, जो कि वित्तीय अपराध की जांच करने वाली एजेंसियों के साथ मिलकर इनमें से हर एक मामले पर जो जानकारियां हासिल हुई हैं उनको अपने पास रखेगी। आखिर क्या मायने हैं इस पर्दाफाश के, काले धन से इसका क्या लेना देना है और अब आगे क्या हो सकता है, साथ ही राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं इस पर्दाफाश के, जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुशील चंद्र आनंद जी मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर एडिशनल डेप्यूटी सीएजी रह चुके हैं भारत के। इसके अलावा राजनीतिक मेहमानों में मेरे साथ नदीम जावेद हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, और सैयद जफर इस्लाम हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, और वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन दाश भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। प्रियरंजन, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। ये बताइए कि ये जो लीक हुआ है, ये जो पर्दाफाश है, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत में ये एक काला धन का जो है और काला धन विदेश में होना, ये अभी कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों से बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल इशू रहा है। इसमें ये एक इकोनॉमिक इशू हमेशा से रहा, लेकिन इतना कभी हाईलाइट नहीं हुआ था। अभी क्योंकि जो मौजूदा सरकार है, ये एक ऐसे मैंडेट पे आया है कि हम काला धन को बाहर में, विदेश में जो रखा गया है, उसको वापस लाएंगे। नहीं, सरकार की मैं बात करूंगी। मैं आपसे तो इसे पत्रकारों के नजरिए से पहले समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो खोज की है पत्रकारों ने दुनिया भर से, जो है वो 370 पत्रकार हैं, 70 देशों के पत्रकार हैं, ये इनके लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण था? किस तरह से इस काम में लगे वो? ये इसलिए है क्योंकि देखिए, जो 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस वर्ल्ड में हुआ, उस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो ऑफशोर टैक्स हेवन्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर सभी देशों से आया कि जो अर्थव्यवस्था है, वैश्विक अर्थव्यवस्था है, इसमें ये जो टैक्स हेवन्स हैं और जो ऑफशोर लोकेशंस हैं, ये पूरा विश्व के अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करते हैं और इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। ये वजह थी। ये 2008 के बाद एक फोकस में आया। तो उसके आने के बाद दुनिया के कई देशों में इसको लेकर बहुत बहुत भारी चिंता है। और जैसे कि मैंने बताया कि भारत में ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। नहीं तो रूस से लेकर चीन तक जो है वो हड़बड़ी मची हुई है कि पुतिन से लेकर और शी जिनपिंग तक जो है इससे छूते नहीं रहे हैं। मुझे नहीं पता कि चीन में ये कितना बड़ा इशू है, क्योंकि जहाँ तक हमें देखने के लिए मिला है, चीन में इस एक्सपोजर की कवरेज को ब्लॉक किया गया है। और हाँ, ये राष्ट्रपति पुतिन को लेकर जो लेन देन की बात है, वो बड़ी इशू है वहाँ पर, और कई देशों में ये बहुत बड़ा इशू है। इसमें पहले से ही G20 के जो देश हैं, उन सभी देशों ने चिंता जाहिर किए हैं और इसके लिए एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच कई सालों से इसको अटेम्प्ट किया जा रहा है। और अब ये दिख रहा है हमें, और हमें हमारे यहाँ जो अखबार है द इंडियन एक्सप्रेस, उसने बताया कि 8 महीने तक जो है एक बाकायदा टीम थी रिपोर्टर्स की जो इस पर लगी रही, छानबीन की, उन्होंने बाकायदा पड़ताल की और उसके बाद अब यहाँ तक पहुँचे हैं। सुशील चंद्र आनंद जी, ये बताइए कि चूंकि पहले से ही मामला चल रहा है, पहले से ही हम जानते हैं काले धन को लेकर एसआईटी गठित की गई थी, और अब जो है एमबी शाह जो हैं उनकी अध्यक्षता में ये पूरा फाइनलाइज किया जा रहा था और नई एक्शन टेकन रिपोर्ट आने वाली थी। उससे ठीक पहले इस तरह के पर्दाफाश को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं कि इस पर्दाफाश से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो छुपा के रखी गई थी, वो सामने आ गई। हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे एक्टर्स हैं और हमारे
देश के ऐसे लोग हैं जो इस पर्दाफाश से घबरा रहे हैं, उन सब के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसे ये समझ के चलें कि इस पर्दाफाश से उन्हें क्या नुकसान हो रहा है। बहुत से देशों के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वो सब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो काले धन को लेकर जिस तरह की जांच पड़ताल हो रही है, खासकर प्रियजन दास ने भी ये बताया कि खासकर जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके लिए ये चुनावी कैंपेन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ये तक बताया गया था कि इतने लाख रुपए जो हैं लोगों के जमा हो जाएंगे अकाउंट में, बाद में बताया गया कि ये सब एक जुमला था। तो यानी बहुत बड़ा एक ये पॉलिटिकल एक राजनीतिक वादा भी लोगों से रहा है। तो जो काले धन को लेकर पहले से ही जो जांच चल रही है, जिसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो बस आने ही वाली थी, उससे पहले ये पर्दाफाश इस रिपोर्ट पर जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है इस पर क्या असर डालेगी? नहीं, इसमें ऐसा है कि पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि ये काम आसान नहीं है, इसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को ये डायरेक्टिव दे दिया है कि आप इसकी तह तक जाइए और निकाल के लाइए कि ये क्यों हो रहा है और इससे किसको फ़ायदा है, उस फायदे को कैसे हम संभाल सकते हैं। जी ठीक है। सैयद ज़फ़र इस्लाम साहब, ये बताइए कि बीजेपी प्रवक्ता होने के नाते आप इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या इस बात का कोई अंदाज़ा था कि इस तरह का कोई पर्दाफाश हो सकता है? और ख़ासकर जो सवाल मैं पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि SIT पहले ही इस पर बैठी हुई है, फिर एक कमेटी का गठन, ये क्या बताने की कोशिश है? देखिए, पहले तो ये मुद्दा जो है काले धन का, वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे को हमने बार बार इलेक्शन से पहले ही पूरे हिंदुस्तान में बात की इसके बारे में कि हम इस चीज़ को, जो लोग काला धन, इसलिए कि पुरानी सरकारें जो रही हैं उसकी नीतियां ही ऐसी रही हैं कि लोग यहाँ से बाहर अपनी आइडेंटिटी को छुपा के टैक्स हेवन में पैसा रखते हैं और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठाते थे टैक्स हेवन्स का। लेकिन यह सरकार सख्ती से काले धन के बारे में बड़े सख्त है और बहुत कमिटेड है कि काले धन को वापस लाना चाहिए। जैसा आपने पहले कहा कि देखिए, ये जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग होती है ग्लोबली, वो इतना आसान नहीं कि आप एकदम एंड बेनिफिशियरीज का आपको रियली आप मालूम करें जब तक आप तह में नहीं जाएंगे। तह में जाना इतना आसान नहीं, इसलिए कि आपके एक तो DTA डबल टैक्सेशन आपके एग्रीमेंट है कि नहीं कि सब देशों से, प्लस उसके अलावा वहां पर जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग है उस देश के साथ आपके क्या संबंध हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेड ट्रीटी के अलावा और भी कोई आपके कैसे संबंध है, वो भी जरूरी है। इसलिए कि जो इन्वेस्टिगेशन जो होगा उसमें इन्वेस्टिगेशन में आपने देखा कि इसमें भी कोई लॉयर या कोई फर्म इस तरह से अपने नाम को रख लेता है और जो मेन बेनिफिशियरी, जो एंड बेनिफिशियरी है, उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इसलिए इसके तह में जाना और ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग को समझना ये टाइम लगेगा। इसलिए जो कमेटी गठित की गई है वो एक एक्सपर्ट्स की गई है जो कि सप्लीमेंट करेगा, और भी जो SIT जो ऑलरेडी SIT का गठन किया गया था उसके साथ एक सप्लीमेंट करेगा इसको। दोनों कमेटी, दोनों लोग मिलके इसके तह तक जाएंगे और जो लोग इस पे इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने अपने पैसे बाहर ले गए हैं, उन तक हाथ पहुंचे सरकार का, इसकी कोशिश होगी। जी, लेकिन ज़फ़र इस्लाम साहब, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर मौजूदा अभी देखें हम तो 12 जो हैं वो या तो मौजूदा या फिर जो पहले रह चुके हैं, हेड ऑफ स्टेट शामिल हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हैं, 60 कम से कम ऐसे लोग हैं जो दुनिया भर के जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं जिनके नाम इन खातों में लिखे हुए हैं। भारत से भी 500 कम से कम ऐसे लोग हैं जिनमें VIP से कम जो है कोई नाम नहीं है। बड़े बड़े नाम हमारे सामने मौजूद हैं, ऐश्वर्या राय हैं, अमिताभ बच्चन हैं और बहुत सारे लोग हैं। अडानी का जो है उनका नाम भी सामने आया है। इसके अलावा कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग भी हैं। कहीं ना कहीं शक इस बात पर हो रहा है कि ये लोग इतने पहुंचे हुए लोग हैं कि कहीं ना कहीं इनके हाथ सरकार तक भी पहुंचे हुए हैं, इनमें नेता भी शामिल हैं। ऐसे में कैसे उम्मीद की जाए कि पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी? देखिए, दो बातें कहना चाहूंगा आरिफा खानम जी। एक तो ये कि ये जो सारा जो रिपोर्ट में है वो आज पिछले 2 सालों में नहीं, ये पिछले कई सालों में हुआ है और UPA के सरकारों में के टाइम में हुआ है। लेकिन
हम एक चीज क्लियर करना चाहते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सीनियर लीडरशिप, हमारे गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया कि हम बिल्कुल पर्सनैलिटी एग्नोस्टिक है। हमारा लक्ष्य कुछ और है कि काले धन पे अटैक करना, काले धन पे हाथ, जो लोग इन्वॉल्व है इस पे हाथ डालना, चाहे वो कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो इस पे इन्वॉल्व है वो फर्क पड़ता है कि उसको, उससे काले धन वापस लाया जाए और उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए और उसको जो संविधान अलाउ करता है उससे सजा दी जाए। लेकिन किसी पर्सनालिटी से हम इन्फ्लुएंस होने वाले नहीं है। हमारी सरकार का की नीति है जो देश के सामने रखा है, इलेक्शन से पहले रखा है, ये हमारा मैनिफेस्टो का पार्ट है और हम इसको बड़ी मुस्तैदी से आगे इस पे चलेंगे। इसलिए इतना क्विक रिएक्शन देखिए, चाहे दुनिया की कोई पर्सनालिटीज है, उससे हम इस इन्वेस्टिगेशन में कहीं इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, चाहे इंडिया के वीआईपीज हो या बाहर के बड़े स्टेट ऑफ हेड्स हो। हमारे डायरेक्शन जो एक ही है कि जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, और इसमें इस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको जो सजा दी जा सकती है वो सजा दी जाएगी। जी, तो पिछले साल हमने देखा था कि जो स्विस लीक्स जिनको नाम दिया गया था, उनमें तकरीबन जो पूरी ग्लोबल लिस्ट दुनिया भर से तैयार की गई थी, उसमें 1100 भारतीयों के नाम थे। सीक्रेट बैंक अकाउंट्स उनके HSBC जिनेवा में थे। बहुत बड़ा पॉलिटिकल जो है राजनीतिक मुद्दा बना था। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी तक के नाम इसमें शामिल थे। नदीम जावेद साहब, ये बताइए कि सरकार की जो फौरी प्रतिक्रिया रही है वो ये है कि उन्होंने SIT को बोला है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी CBDT, DRI और ED तीनों को बोला है कि जो पनामा डॉक्यूमेंट्स हैं इनको एग्जामिन किया जाए और रिपोर्ट जो है वो 25 अप्रैल तक दी जाए। इससे बेहतर आप सरकार से क्या उम्मीद करते? नहीं, आपने जैसे प्री ने बात शुरू करी थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस देश के अंदर कालाधन एक बहुत बड़ा इशू है और लोकसभा के चुनाव के समय नरेंद्र मोदी जी ने और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक बड़ा इशू बनाने का प्रयास किया था। उस पर जनादेश भी प्राप्त हुआ था और जो उन्होंने वायदे किए थे उसमें बुनियादी वायदा ये था कि 80 लाख करोड़ रुपए विदेश में कालाधन है। ये बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल बयान था और 100 दिन के अंदर हम उसको ले आएंगे और लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। आज ये बात निकल कर आ रही है, 500 लोगों का नाम इस देश के आया है उसमें। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि ऑलरेडी 1600 लोगों का कालाधन है, ऐसी एक इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चल रही है। एक खंडपीठ उसकी इंक्वायरी कर रही है। नाम बाहर नहीं आए हैं बेशक, लेकिन उस पर चर्चा हो रही है और उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट बस आने वाली है। एक्शन टेकन रिपोर्ट उसकी आने वाली है। तो हमारी ये मांग है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ उसकी इंक्वायरी कर रही है तो जो ये नया डेवलपमेंट हुआ है वो उसी के साथ जोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस में ही, उसके देख रेख में ही इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इसलिए होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस पूरे मैटर को मॉनिटर कर रहा है। और बार बार जो SIT की बात होती है, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि SIT को ये कहा गया है कि भाई आप ED, CBDT और DRI जो हैं उन तमाम को जो कहा गया है कि आप रिपोर्ट एग्जामिन करिए पनामा और फिर जो है वापस 25 अप्रैल तक आइए। ये पूरा जो प्रश्न है ये ले दे के काले धन का ही प्रश्न है। जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो लेके यही आ रहा है कि टैक्स का जो इशू है उसको बचाकर किस तरह से काला धन विदेशों में रखा गया है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर ऑलरेडी कर रहा है एक पूरे इशू को, तो क्यों ना ये पूरा इशू जो नया डेवलपमेंट है वो उसके साथ जोड़ दिया जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमें ऐसा लगता है और कांग्रेस पार्टी का ये पक्ष है और कल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने ये बात भी कह दी कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने जिस प्रकार से कमेटी का गठन किया वो एक तरह से लीपापोती करने का प्रयास है और इसलिए कि अगर कोई चीज ऑलरेडी हो रही है तो उसी के साथ जोड़िए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है तो भी निकल के आ जाएगा। तो अलग से और जो लोग इन्वॉल्व होंगे अलग से कमेटी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो ऑलरेडी कमेटी काम कर रही है उसी के द्वारा काम कराया जाना चाहिए था और लीपापोती करने का प्रयास पूरी तरह से भाजपा और केंद्र की सरकार कर रही है। जफर साहब क्यों कर रहे हैं लीपापोती? एक बात और इसमें ऐड कर दूं, बड़े महत्वपूर्ण लोगों के नाम हैं और ऐसे लोगों के नाम हैं जो सरकार के साथ बड़े करीबी लोग, ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री के साथ विदेशों में यात्राओं में उनके साथ रहे, ऐसे लोग हैं जो सरकार का चेहरा है, ब्रांड एम्बेसडर है। ऐसे लोगों पर सवाल उठ रहा है और अगर ऐसे सवाल पर उठ रहा है तो भाजपा को जवाब देना। जी देखिए, मुझे तो इन पे हंसी आ रही है कि ये जो भी अगर रिपोर्ट इन्होंने पढ़ी है ये पिछले 2 सालों में नहीं हुई है। नदीम साहब, ये आपको जानना चाहिए, ये आपकी सरकार यूपीए सरकार थी तब का मामला है। ये तो हमारी सरकार सख्त है और इस पे इतने इमीडिएट एक्शन ले रही है। आपने तो कभी काले धन के बारे में तो बात नहीं, काले धन को बनाने में आपने लोगों की सहायता की और आपके मंत्री से लेकर सवाल उठाया, लोग और जेल की हवा भी काटी है। इसलिए आप नहीं,
बात यह है नदीम साहब कि इस वक्त सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए था जो सही हो, और सरकार ने जो क्रॉस फंक्शनल एक्सपर्टीज होती है इस तरह के फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग को समझने के लिए, वो सरकार ने बिल्कुल उसी वक्त, इसीलिए सारे डिपार्टमेंट जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स है उन लोगों को का सपोर्ट लिया है, ताकि ये जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग जिस तरह से की गई है उसको पता चल सके और जो एंड बेनिफिशियरी है उसके तक हाथ सरकार के पहुंच सके। ये आपको सिर्फ सरकार की सराहना कर सकते हैं इस मामले में, और आप आलोचना करना है तो आप अपनी यूपीए सरकार की आलोचना कीजिए, जबकि उसने काले धन पे बिल्कुल आंख बंद रखा, बल्कि बनाने में बड़ी सहायता की है। और यह सरकार बहुत चिंतित इस बारे में। मैं आश्वासन देता हूं राज्यसभा चैनल के द्वारा, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, कि ये जो मामला है उस पर सरकार बहुत संजीदगी से, बड़े सख्ती से और बड़ी मुस्तैदी से काम करेगी, और जो भी लोग दोषी होंगे वो पैसा भी नहीं वापस आएगा और उसको पेनाल्टी भी लगेगी। दूसरे पैनलिस्ट की तरफ मैं जाना चाहती हूँ, सजा होगी वो भी। जी, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ बच के रह जाता है, जो जावेद साहब भी पूछ रहे हैं और मैं भी पूछ रही हूँ, कि कुछ ऐसे नाम हैं जो विजिबली साफ तौर पर सरकार के बहुत नजदीक देखे गए हैं, प्राइम मिनिस्टर के भी बहुत नजदीक देखे गए हैं, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद। उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए अगर आप चोर है और आपकी चोरी के बारे में नहीं जानता कोई, तब तक तो आपको चोर कोई नहीं कह सकता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद आप पता चले कि आपने काला धन रखा तो सरकार इस पर एक्शन लेगी। सरकार कहां कह रही कि ये आदमी को हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, ये तो गलत अजम्पशन है ना आपका कि इंपॉर्टेंट आदमी। इंपॉर्टेंट इज पहले बोला, पर्सनालिटी एग्नोस्टिक है हमारी सरकार पॉलिसी प्रो पॉलिसी है। जो पॉलिसी हमारी है वो डायरेक्शन देगी हमें कि क्या करना चाहिए, चाहे वो कोई भी इन्वॉल्व अगर है तो उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, इतना आसान नहीं जफर साहब जो आप कह रहे हैं, और इसलिए सवाल आपसे बार-बार किया जाता है लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाए। कृपया एक बात सुन लीजिए, सवाल आपसे बार-बार इसलिए किया जाता है कि आपके सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने लोकसभा के चुनाव के समय इस देश की जनता से बड़े वायदे किए काले धन पर, और आपने कहा कि ये हम करेंगे टाइम बाउंड। सवाल इस बात का है कि आपने इस पूरा जो लीक हुआ है, जो बात निकल कर आई है, आपने कोई भी योजना ऐसी नहीं बताई कि आप टाइम बाउंड करेंगे। आप कितने दिन में इसकी रिपोर्ट आएगी, कितने दिन में एक्शन होगा, टाइम बाउंड करिए, और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो कर रही है उसकी मॉनिटरिंग में सारा काम हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ बहस में, मेरे दर्शक और भी कुछ जानना चाहते हैं बहस में, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन इनको ये बताना चाहता हूं कि यूपी गवर्नमेंट करप्शन के लिए एक मशीन की तरह थी। ठीक है, आपने वादा किया, हमें यकीन है आगे हम देखेंगे, फिर से कार्यक्रम करेंगे, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, और इन वादों के साथ फिर आपको याद दिलाएंगे हम कुछ दिनों बाद। प्रियंजन दाशी, बताइए कि फिलहाल कि कितना ये संभव है इलीगल से लीगल को अलग कर पाना, गैर कानूनी ट्रांसफर से कानूनी ट्रांसफर को अलग कर पाना। जो कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट करना तो गैर कानूनी नहीं है, लेकिन आपने जहां पैसा कमाया है क्या वहां टैक्स दिया है उस कानून के मुताबिक? इससे ये तय होगा कि पैसा काला धन है या नहीं। कैसे समझाएंगे आप हमें? ये बहुत पेचीदा है। आज जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर राजन साहब ने बताया है कि इसको दिमाग में रखना चाहिए कि ये जो ऑफशोर एंटिटीज़ हैं वो लेजिटिमेट भी हो सकते हैं। तो और ये कोई पहली बार ही नहीं है कि ये जो इंटरनेशनल ICIJ जो पत्रकारों का जो आया है 2013 में पहले जो आया था, उसमें भी 700 इंडियंस के, भारतीयों के नाम आए थे। ये कहा जा रहा है कि अब तक की इतिहास की सबसे बड़ी लीक है, जिसमें 11 मिलियन जो हैं वो लीक्स हासिल हुई हैं। हाँ ठीक है, लेकिन देखिए वो 700 भारतीयों का नाम आया था, जिसमें से 52 लोग ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो रहे हैं। तो जो सवाल आपने पूछा कि लेजिटिमेट भी हो सकते हैं, देखिए 434 ऐसे लोग थे जो या तो NRI थे, जो इंटाइटल थे, या जिनकी अकाउंट में जीरो बैलेंस था, या कुछ कई लेजिटिमेट रीजंस थे, और 184 लोग थे जिनके खिलाफ कुछ टैक्स के मामले बने और जिसको कंपाउंड करते हुए 2000 करोड़ की रेवेन्यू या टैक्स डिमांड उनके ऊपर ली गई। बाकी जिनको
प्रोसिक्यूटेबल माना गया या पाया गया वो सिर्फ 52 लोग हैं। और ये जो 700 लिस्ट में से 52 हैं जो प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, वो जो हम इतना सेंसेशन इस चीज़ में आता है कि 700 लोगों का नाम आया या अभी भी जितने बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहा है, वो आगे जब इन्वेस्टिगेट होंगे तो उसका एक्चुअली क्या होगा वो उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो नंबर 1। नहीं, लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप ये जरूर बता दें कि आखिर कब ये माना जाएगा कि ये काला धन है, क्या कानून क्या कहता है? अब इसमें यह है कि एक इंटर एजेंसी टीम प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है, जो कि वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय खुद उसको मॉनिटर करेंगे, जैसे कि आपने और टाइम बाउंड भी बताया। है। लेकिन ये नहीं है कि एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड है वो इस चीज़ को इसकी प्रोब नहीं कर रहा है, बल्कि जो चेयरमैन हैं जस्टिस शाह हैं और जो वाइस चेयरमैन हैं, दोनों ने ये कहा है कि एसआईटी इस चीज़ की ऑलरेडी कॉग्निजेंस ले चुका है और इसकी जांच के लिए वित्त मंत्रालय को पहले तो एक रिपोर्ट मांगा है और ये उसके तह तक जाएंगे, तो एसआईटी भी इसकी जांच करेगी। तो यह है, और जांच के बाद वो जैसे क्या कि डुप्लीकेशन तो नहीं होगा डेटा का, या आपको लगता है सब कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ नहीं काम डुप्लीकेशन होने का नहीं है, क्योंकि जो एसआईटी है जो कॉन्स्टिट्यूटेड है उसमें भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मैंने वही एजेंसी के सारे लोग उसी से हैं डेटा वहाँ मिलता है। पर। जी, ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड है और जो चेयरमैन है वो रिटायर्ड जस्टिस हैं। लेकिन भारत सरकार ने एसआईटी को दिया नहीं है, जो आप कह रहे हैं कि एसआईटी भी देखेगी इसको। भारत सरकार के भारत सरकार ने कहा भारत सरकार की देने की बात नहीं है। जो एसआईटी के चेयरमैन है उन्होंने खुद कहा है कि हमने रिपोर्ट मंगवाई है वित्त मंत्रालय से, और उनके वाइस चेयरमैन जो जस्टिस अरिजित प्रसाद हैं वो उन्होंने भी कहा है कि और हम इसकी तह तक जाएंगे। जी। सुशील चंद्र आनंद जी, बताइए फिलहाल कि क्या आपको लगता है कि इस तरह का जो पर्दाफाश होता है उससे जो हमारे सामने अभी डिटेल्स मौजूद हैं, जितनी कड़ी मेहनत के साथ दुनिया भर के पत्रकारों ने हमारे सामने ये इकट्ठा की हैं, चीज़ें करके ला के दिए हैं हमें, क्या आपको लगता है कि कानून के हाथ इससे मजबूत होंगे? क्या वाकई जो जुडिशियल फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिव जो एपरेटस है, जो पूरी प्रक्रिया है देश में, वो मजबूत होगी? उससे क्या मदद मिलेगी इससे? देखिए, पहली बात तो ये सोचने की है कि आदमी टैक्स से चोरी क्यों करता। वो इसलिए करता है कि जब उसे ज़रूरत हो वो पैसा उसको मुहैया हो जाए और उसे इस्तेमाल कर सके। अब उसको इस्तेमाल करने के लिए कहाँ रखेगा? वो ऐसी जगह रखेगा जहाँ जब वो चाहे उसे निकाल सके और टैक्स ना देना पड़े। इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि उसके पास जो कागजात हैं वो उन कागजात को कैसे इस्तेमाल करता है। टैक्स चोरी किए हुए पैसे को टैक्स ना दे के अपने पास रखना और जब ज़रूरत हो उसे इस्तेमाल कर लेना, क्या ये सही है? एज एन ऑडिटर सीएजी का ये अधिकार है कि वो ये देखे कि जो कागजात उसे मिलते हैं उनमें क्या लिखा हुआ है और उसी के मुताबिक वो उनका ऑडिट करता है। अब यहाँ पर कागजात तो उसे अभी मिले नहीं, तो ऑडिट किसका करेगा? और कहाँ से बताएगा कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? ठीक है। ज़फ़र साहब, ये बताइए फिलहाल कि पिछले सालों में भी ये पाया गया है, चाहे वो स्नोडेन लीक्स हों या फिर उसके अलावा स्विस लीक्स हों, अब इसके बाद ये आ गया है कि ऐतिहासिक तौर पर जो है ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने बड़ी तादाद में डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हों। 8 महीने तक बाकायदा छानबीन चली है और अभी लगातार सीरीज आती रहेगी, नाम हमारे सामने आते रहेंगे, लेकिन नेताओं के नाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा सामने नहीं आ रहे हैं। क्या इसके पीछे वजह है? देखिए, ये स्पेकुलेट करना कि किसका नाम आए इसमें किसका नाम ना आए, ये तो गलत होगा। हमारे इस तरह की कुछ आप इस बातों पे टिप्पणी करना। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो भी नाम आएगा, चाहे वो बड़ा वीआईपी हो, चाहे एक आम आदमी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसी से कनेक्टेड हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए,
आप जो नहीं, मैं जो sensitive पूछना issues चाह है रही ये थी, कि मैं जो काला पूछना धन चाह रही थी, दरअसल और उसका कितने मकसद ये था। हमारी गवर्नमेंट जी, मेरा मकसद ये पूछने का था कि क्या परोक्ष रूप से बोलिए, आपको लगता है कि नाम आप- शामिल रहे होंगे? नहीं, देखिए जो नाम ये इन्वेस्टिगेशन किसी पेपर का न्यूज़पेपर में छपा है और वहां से हमें रिपोर्ट मिली है, तो नाम जो भी इसमें आया हो हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चल सकता है कि कोई किसी का काला धन नहीं है, किसी का काला धन है, और शायद उसके आप तह तक जाए तो पता चले कोई और भी इन्वॉल्व है, ऐसा भी हो सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद जब इन्वेस्टिगेशन खत्म होगा तो देखिए इसकी रिपोर्ट जब आएगी तो सही तफसील मालूम होगी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि गवर्नमेंट कितनी सेंसिटिव है और कितना कमिटेड है। ये दोनों चीज मैं आपको आश्वासन देता हूं कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव, इसलिए देखिए फॉर इमीडिएट रिएक्शन फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सबका आ गया, और गवर्नमेंट कमिटेड है इस बात के लिए कि काला धन वापस आए, और इसके लिए जो भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी सरकार करेगी। जी, शुक्रिया आपका। नदीम जावेद साहब, लास्ट कमेंट। नहीं, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि नेताओं में दुनिया के कई महत्वपूर्ण राजनेताओं के नाम इसमें आए हैं, कई राष्ट्राध्यक्षों के नाम आए हैं। भारत से नहीं है। भारत से नहीं। हाँ। लेकिन मैं समझता हूं कि पूरी इंक्वायरी हो जाए और जिस एसआईटी की बात हो रही है उसके जरिए हो जाए तो शायद चीजें ज्यादा बेहतर निकल के आएंगी। बार बार भारतीय जनता पार्टी एक बात जरूर कहती है, और वो ये कहती है, बड़ी गंभीर है, उनके प्रवक्ता बार बार बात कहते हैं, 80 लाख करोड़ तो छोड़ दीजिए, 23 महीने में 3,770 करोड़ रुपए बड़ी मुश्किल से वापस ले पाए हैं। तो 60 साल बनाम 60 महीने में इन्होंने चुनाव लड़ा था और वायदा थोड़ा किया धैर्य था। रखिए। ये बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काले धन पर उसका क्या स्टैंड है वो दिखाई थोड़ा दे। सा धैर्य रखिए। चलिए, सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। फिलहाल आप कह रहे हैं धैर्य रखिए, हम धैर्य। जी, जल्दी बोलिए। नहीं, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि यूपीए के सरकार ने तो बिल्कुल आंख बंद रखा था काले धन पे। हम आंख खोलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तह तक जाएंगे, और जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा, जहां भी काले धन का होगा, वो देश में वापस आएगा। आप बहुत बहुत खोल शुक्रिया। लीजिए, खोलने की कोशिश मत करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमें याद है कि चुनाव के दौरान एक टाइम फ्रेम हमें दिया गया था, और वो भी उच्चतम स्तर पर दिया गया था कि इतने दिनों के अंदर काला धन आ जाएगा, वरना ऐसा हो सकता है, वरना ऐसा हो जाए तब भी कोई बात नहीं। चलिए, फिर आपको कभी याद दिलाएंगे इस बारे में। फिलहाल उम्मीद हम ये करते हैं कि जो पत्रकारों ने इतनी सख्त मेहनत करके ये जो डॉक्यूमेंट्स, ये दस्तावेज जो हमारे सामने रखे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रांसपेरेंसी की बात कही जा रही है फाइनेंसेस में, जो ग्लोबल रजिम है, उसको कहीं ना कहीं बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।